हेलो फ्रेंड्स, अर्श इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 100 प्रश्नों की सीरीज़, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 51 से 150 क्वेश्चन तक आपको उपलब्ध कराई जाएगी। और हमने पिछली वीडियो में आपके लिए 50 क्वेश्चन करा दिए हैं, और जिन्होंने हमारी वीडियो नहीं देखी है वह जाकर देख लें। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लगातार 100 क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट स्टार्ट करेंगे बिना देर किए। हमारे साथ बने रहिए। और हम समझते हैं सारे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने इसमें जो है आपके 250 प्रश्नों की सीरीज़ में आपको उपलब्ध कराने के लिए ठानी है। तो हमारे साथ बने रहें और चलिए चलते हैं, बिना देर करे स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 51। हमारा 51वां क्वेश्चन है, विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है? विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है? संधि बतानी है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपके आ जाते हैं, ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि, या सी यण संधि, या डी आयादी संधि। आंसर आपका यहाँ पर कौन सा होना चाहिए, फटाफट बताइए। यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाता है ए दीर्घ संधि। विद्यार्थी शब्द में दीर्घ संधि है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52, रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए राम प्लस आयन, बी राम प्लस अयन, सी राम धन अयन, या डी रामाधन आयन। देखिए यहाँ पे रामायण का संधि विच्छेद पूछा है, क्या होगा? ऑप्शन देखिए यहाँ पर कौन सा सही है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है ए राम धन आयन। ये रामायण का संधि विच्छेद है, राम धन आयन रामायण। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53, परम औषध का संधि विच्छेद क्या होगा? परम औषध का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन देखिए यहाँ पर, ए पर औषध, बी परम औषध, सी परम औषध, या डी परम शोध। यहाँ पर देखिए परमौषध का संधि विच्छेद पूछा है, तो यहाँ पर आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाता है सी परम धन औषध। तो यहाँ पर सी आपका परम धन औषध सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54, सुरेंद्र में कौन सी संधि है? सुरेंद्र में कौन सी संधि है? ऑप्शन है आपके, ए वृद्धि संधि, बी यण संधि, सी दीर्घ संधि, या डी गुण संधि। सुरेंद्र में संधि बतानी है यहाँ पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है। आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाता है डी गुण संधि। सुरेंद्र में गुण संधि है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55, सन्मार्ग का संधि विच्छेद क्या होगा? सन्मार्ग का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन देखिए, ए सतमार्ग, बी सन्मार्ग, सी सत्य मार्ग, या डी सनत मार्ग। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, सतमार्ग, सन्मार्ग, सत्य मार्ग, या सनत मार्ग। सन्मार्ग का पूछा हुआ है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है ए सत मार्ग, अच्छा रास्ता। ठीक है, तो यहाँ पे सन्मार्ग का संधि विच्छेद होगा सत मार्ग। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56, अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या होगा? अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन आपके शुरू हो जाते हैं, ए अभिधन दय, बी अभिधन उदय, सी अभिधन उदय, या डी अभिधन दय। देखिए यहाँ अभ्युदय का संधि विच्छेद पूछा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी अभिधन उदय। अभिधन उदय ये संधि विच्छेद है अभ्युदय का। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57, पवन में कौन सी संधि है? पवन में कौन सी संधि है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर, ए दीर्घ संधि है, बी गुण संधि है, सी यण संधि है, या डी आयादी संधि है। आपको बताना है पवन में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी आयादी संधि। कौन सी संधि है? अयादी संधि है। पवन में अयादी संधि है। ये चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58, पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन देखिए, पो धन वित्र, बी पो धन इत्र, सी पिव धन इत्र, या डी पोह धन इत्र। यहाँ पर पवित्र का संधि विच्छेद बताना है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए अपने, और सही आंसर आपका यह हो जाता है, देखिए बी पो धन इत्र। यह संधि विच्छेद सही हो जाता है पवित्र का। ठीक है, पवित्र का संधि विच्छेद होगा पो धन इत्र। ये चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59, निर्गुण का संधि विच्छेद क्या है? निर्गुण का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर, निधन गुण, बी निधन गुण,
सी निधन गण या डी निधन गुण। यहाँ पर आपको निर्गुण का संधि विच्छेद बताना है। तो निर्गुण का संधि विच्छेद यहाँ पर होगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है ए निधन गुण। ये विसर्ग संधि है, ये निधन गुण। यहाँ पर निर्गुण का संधि विच्छेद हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए निधन गुण, ये सही है। अब चलते हैं, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60, क्योंकि हमेशा की तरह 60वां क्वेश्चन आपका कमेंट सेक्शन के लिए छोड़ा जाता है और जवाब दीजिएगा आप लोग 60वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। अध्ययन में कौन सी संधि है? अध्ययन में कौन सी संधि है? ऑप्शन आपके हैं ए दीर्घ संधि है, बी गुण संधि है, सी वृद्धि संधि है या डी यण संधि है। ये आंसर आप बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका राइट आंसर बताऊंगी और कमेंट सेक्शन में भी आपको जरूर जवाब दूंगी। तो आप लोग को बताना है 60वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर, अध्ययन में कौन सी संधि है। हम मेरे साथ बने रहिए, 250 क्वेश्चन की सीरीज़ है, आपको वीडियो पर वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? जैसा कि हम आपके लिए, आपको पता है, 250 प्रश्न की सीरीज़ लेकर आए हैं और आज हमारी यह सीरीज़ जो है 61वें क्वेश्चन से चालू होगी और पिछले हम 60 क्वेश्चन आपके में करा चुके हैं। चूँकि हमेशा की तरह मैंने आपको लास्ट का क्वेश्चन क्विज़ करके दिया हुआ था कि आप लोग उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो पिछली वीडियो में 60 नंबर का क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन था आपका कि अध्ययन में कौन सी संधि होगी। तो जिन जिन ने आंसर दिए हैं उनका कमेंट में मैंने जवाब ज़रूर दिया है। आप लोग बैक जाके ज़रूर देख लीजिएगा कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने जो जो प्रश्न आपको बताए हैं आपके महत्वपूर्ण हैं वो, और आपकी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन करवा सकते हैं। तो यहाँ 60 नंबर का क्वेश्चन था आपका, जो था कि अध्ययन में कौन कौन सी संधि है। तो इसके ऑप्शन थे आपके ए दीर्घ संधि है, बी गुण संधि है, सी वृद्धि संधि है या डी यण संधि है। आपको इसका आंसर देना था। तो आज देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है आपका डी यण संधि। डी यण संधि। अध्ययन में आपकी कौन सी संधि है? यण संधि। जिसने यण संधि जवाब दिया हुआ है उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो चलिए आज अपना क्वेश्चन जो है 61 नंबर का प्रारंभ करते हैं। 61 नंबर का पहला क्वेश्चन आपका आज का ये रहा, प्रत्येक का संधि विच्छेद है। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन आपके हैं ए प्रतिधन इक, बी प्रतिधन एक, सी प्रतिधन यक या डी प्रतिधन येक। आपको सही आंसर देना है। तो फटाफट इसका सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है इसका बी प्रतिधन एक, ये आंसर सही है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 62, राजश्री का संधि विच्छेद है। राजश्री का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन देखिए, ए राजधन ऋषि, बी रजधन ऋषि, सी राजह धन ऋषि या डी राधन ऋषि। आपको इसमें से सही आंसर देना है। राजश्री का संधि विच्छेद क्या है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं सही क्या है। आंसर इसका सही है ए राजधन ऋषि। राज ऋषि का जो है संधि विच्छेद होगा राजधन ऋषि। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए 63 नंबर का, अभ्यर्थी में कौन सी संधि है। अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? आपको अभ्यर्थी में संधि बतानी है। ऑप्शन आपके हैं ए दीर्घ संधि है या बी यण संधि है, सी अयादि संधि है या डी गुण संधि है। आपको राइट आंसर देना है अभ्यर्थी में कौन सी संधि है। चलिए यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। आंसर आपका सही होता है बी यण संधि। अभ्यर्थी में यण संधि है, यण संधि आंसर सही है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64, पर्यावरण में है। पर्यावरण में यहाँ पे संधि पूछी है, पर्यावरण में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन है ए दीर्घ संधि है, बी अयादि संधि है, सी यण संधि है या डी वृद्धि संधि है। आपको बताना है इसमें पर्यावरण में कौन सी संधि है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन सी यण संधि। पर्यावरण में यण संधि है, यण आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65, ग्रीष्म में कौन सी संधि है। ग्रीष्म में कौन सी संधि है आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन आपके यहाँ पर आ जाते हैं, ए गुण संधि है ग्रीष्म में, या बी वृद्धि संधि है, या सी दीर्घ संधि है, या डी अयादि संधि है। आपको यहाँ पर ग्रीष्म में संधि भी बताना है।
कि कौन संधि है। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। आंसर आपका हो जाता है सी, गिरीश में दीर्घ संधि है, गिरिधन ईश। तो देखिए इसमें दीर्घ संधि है। और चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66, अत्यंत का संधि विच्छेद है। अत्यंत का संधि विच्छेद क्या है? जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली आगे वीडियो भी आपको मिलती रहें। चलिए पढ़ते हैं अत्यंत का संधि विच्छेद। अत्यंत का संधि विच्छेद में ऑप्शन देखिए, ए अति धन आंत, बी अति धन अंत, सी अतः अत धन अंत, या डी अतः धन अंत। आपको सही आंसर देना है। अत्यंत का संधि विच्छेद क्या है? चलिए देखते हैं अत्यंत का संधि विच्छेद क्या है। यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाता है बी, अति धन अंत। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाता है, अत्यंत का अति धन अंत। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67, जगदीश में कौन सी संधि है? जगदीश में कौन सी संधि है? ऑप्शन आपके यहाँ पर आ जाते हैं, ए स्वर संधि है, बी व्यंजन संधि है, सी विसर्ग संधि है, या डी इनमें से कोई भी नहीं है। आपको आंसर देना है जगदीश में इनमें से कौन सी संधि है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। अब ऐसा तो नहीं है कोई भी संधि नहीं होगी, एक ना एक संधि जरूर होगी जगदीश में, है नहीं है? चलिए चलते हैं अपना आंसर देखते हैं। यहाँ पर आंसर आपका आ जाता है बी, व्यंजन संधि। जगदीश में व्यंजन संधि है, जगत धन ईश। ठीक है, यहाँ पर व्यंजन संधि है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी, व्यंजन संधि। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68, निरोग में कौन सी संधि है? निरोग में कौन सी संधि है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपके हैं, ए विसर्ग संधि है, बी स्वर संधि है, सी व्यंजन संधि है, या डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जायज़ सी बात है, आपका ए बी सी में से एक आंसर सही होगा, आपको चुनना है। और निरोग में कौन सी संधि है? तो चलिए देखते हैं यहाँ पर निरोग में कौन सी संधि है। निरोग में आपकी संधि है ऑप्शन ए, विसर्ग संधि है, निधन रोग। यहाँ पे आ जाता है निहि धन रोग, ये आपकी संधि बनती है यहाँ पर निरोग। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 आपका क्वेश्चन है, प्रत्युपकार का संधि विच्छेद होगा। प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? आपके ऑप्शन शुरू हो जाते हैं, ए प्रतिधन उपकार, बी प्रतिधन पकार, सी प्रतिधन अपकार, या डी प्रतिधन उकार। आपको आंसर देना है प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या होगा। जैसे कि हम बोलते हैं उसी हिसाब से हमारी संधि भी बनती है। और यहाँ पर आपका आंसर देख लेते हैं। आंसर देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन है ए सही, प्रतिधन उपकार, प्रत्युपकार। ठीक है, संधि विच्छेद में एक खास बात ये होती है, दोनों ही वर्ण जो होते हैं आपके पूर्ण होते हैं, है ना? तो प्रतिधन उपकार आपका यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका क्यूज वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। इसका जवाब आप लोगों को देना है। हमेशा की तरह लास्ट का क्वेश्चन मैं छोड़ देती हूँ। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आपको जवाब देना है इसका कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन आपके हैं, ए सुधन उक्ति, बी सुधन उक्ति ही, सी सुधन उक्ति, या डी सुधन उक्ति। आपको यहाँ पे राइट आंसर देना है, जो आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, तो कमेंट जरूर करिएगा, राइट आंसर ज़रूर बताइएगा, और मैं आपका इसको राइट आंसर बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ बने रहें। और जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें दोस्तों में, जिससे अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें और लाभ ले सकें हमारे इस चैनल का। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। 71 नंबर का क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन आप अध्ययन कर चुके हैं। चलिए देखते हैं बिना देर करे, उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उद धन जल, उद धन ज्वल, उत धन जल, या उत धन ज्वल। उज्ज्वल का संधि विच्छेद आप लोगों को बताना है। चलिए आंसर देखते हैं क्या है इसका। आंसर सही है इसका, आंसर डी, उत धन ज्वल।
उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा उत धन ज्वल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। तृष्णा में कौन सी संधि है? तृष्णा में कौन सी संधि है? ऑप्शन आपके शुरू होते हैं, ए स्वर संधि, बी विसर्ग संधि, सी व्यंजन संधि या डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। तृष्णा में कौन सी संधि है? आंसर देखते हैं। इसका आंसर है हमारा सही सी, तृष्णा में व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। देखिए यहाँ पर हो जाता है तृष्णा में जो है, सॉरी, इसमें हो जाता है आपका तुष धन णा, यह आ जाता है तृष्णा। तो इस प्रकार से आपकी हो जाती है ये व्यंजन संधि। अगला देखते हैं क्वेश्चन, सदाचार में कौन सी संधि है? सदाचार में कौन सी संधि है? ऑप्शन आपके हैं, ए व्यंजन संधि है, बी स्वर संधि है, सी विसर्ग संधि है या डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए सदाचार में कौन सी संधि यहाँ बतानी है। तो यहाँ पर आपका संधि विच्छेद बनता है सदाचार का सत धन आचार। सत धन आचार बनता है इसका सदाचार का, तभी होता है सदाचार आपका। आपको बतानी है इसमें कौन सी संधि है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं अपना कौन सा सही है। यहाँ पर ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है ए व्यंजन संधि, सत धन आचार। तो यहाँ पर व्यंजन संधि आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर संधि विच्छेद होता है क्या इसका? तिरस्कार का जो है यहाँ पर ऑप्शन देखिए, तिरस धनकार, बी तिरह धनकार, सी तिही धनकार या डी तिर धनकार। यहाँ पर तिरस्कार का संधि विच्छेद बताना है आपको। आपको बता दें यहाँ पर संधि विच्छेद यहाँ पर सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी तिरह धनकार। तिरस्कार जो है आपकी विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। याद रखिएगा कि तिरस्कार आपकी विसर्ग संधि है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। 75वां क्वेश्चन है आपका, व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन देखिए यहाँ पर, बी धन उत्पत्ति, बी देखिए बे धन उत्पत्ति, सी ऑप्शन में है बी धन उत्पत्ति या डी में है बी धन उत्पत्ति। ठीक है, आपको यहाँ पर सही आंसर बताना है। देखिए यहाँ पर व्युत्पत्ति जो आपकी संधि विच्छेद है वो आपकी यण संधि है। व्युत्पत्ति जो है आपकी यण संधि है और इसका संधि विच्छेद सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बी धन उत्पत्ति। बी धन उत्पत्ति व्युत्पत्ति का सही संधि विच्छेद होगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अक्षौहिणी का संधि विच्छेद क्या है? अक्षौहिणी का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन आपके यहाँ पर होते हैं, ए अक्षधन होनी, ए अक्षधन होनी, बी अक्षधन ऊहिनी, सी अक्षधन ऊहिनी या डी अक्षधन होनी। अब देखिए अक्षौहिणी का जो संधि विच्छेद है वो इसमें से हमको सही आंसर बताना है। और अक्षौहिणी आपकी जो होती है वह गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। देखिए हम आपको संधि भी साथ साथ बताते जा रहे हैं कि कौन सी संधि है। अक्षौहिणी आपकी गुण संधि है। इसका सही जो है गुण संधि के हिसाब से सही जो है आपका आंसर होगा वो आंसर आपका सही होगा आंसर नंबर बी अक्षधन ऊहिनी। ठीक है, अक्षधन ऊहिनी इसका सही संधि विच्छेद होगा। अक्षौहिणी गुण संधि है। गुण संधि के हिसाब से आपका बी आंसर राइट होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77, नवौड़ा का संधि विच्छेद क्या है? नवौड़ा का संधि विच्छेद क्या है?
यहाँ पे हमें नवोड़ा का संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन आपके शुरू हो जाते हैं। ए नवधन ओड़ा, बी नवधन उड़ा, सी नवधन ऊड़ा, डी नवोधन ड़ा। आपको यहाँ पर नवोड़ा का संधि विच्छेद बताना है। तो नवोड़ा का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या हो जाता है, आंसर देख लेते हैं। आंसर यहाँ पर सही है सी नवधन ऊड़ा। ये आपका संधि विच्छेद सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या है? यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन आपके शुरू हो जाते हैं। ए यथाधन इष्ट, बी यथोधन इष्ट, सी यथाधन एष्ट, डी यथोधुन धन इष्ट। यहाँ पर आपको सही आंसर देना है। तो देखते हैं, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाता है आंसर नंबर ए यथाधन इष्ट यथेष्ट का सही संधि विच्छेद है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79। एक कैक में कौन सी संधि है? एक कैक में कौन सी संधि है? ऑप्शन यहाँ पे आपके शुरू हो जाते हैं। ए वृद्धि संधि है, बी दीर्घ संधि है, सी गुण संधि है या डी यड़ संधि है। फटाफट से आंसर दीजिए। एक कैक में कौन सी संधि है? चलिए देखते हैं आंसर यहाँ पर। आंसर यहाँ पर सही हो जाता है आपका ए एक एक में वृद्धि संधि है। एक धन एक, तो यहाँ पर वृद्धि संधि है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80। किस शब्द में वृद्धि संधि है? इसमें से आपको बताना है किस शब्द में वृद्धि संधि है। ए किंचित में वृद्धि संधि है, बी सदैव में वृद्धि संधि है, सी निरोग में वृद्धि संधि है या रमेश में वृद्धि संधि है। आपको बतानी है कि किस शब्द में वृद्धि संधि है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। चलिए आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाता है आंसर नंबर ए सदैव। सदैव में आपकी वृद्धि संधि है। तो यहाँ पर आपके आंसर आ जाता है आंसर नंबर बी। किस शब्द में वृद्धि संधि है? वृद्धि संधि, सदैव में वृद्धि संधि है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 संहार का संधि विच्छेद क्या है? संहार का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए समधन हार, बी समधन हर, सी समधन हार या डी संधन हार। आपको यहाँ पर सही आंसर देना है। कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए सही आंसर क्या है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आपका संहार का संधि विच्छेद का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी समधन हार। समधन हार जो है संहार का सही संधि विच्छेद है। देखिए मन लगा के पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आपका शीघ्र ही होने वाला है और अच्छे से आपकी तैयारी होगी तो आप अच्छे से उसे हल कर पाएंगे, है ना। तो मन लगा कर पढ़िए, नोट्स बनाते चलिए अच्छे अच्छे, और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम्स के लिए। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है? अब तक हम संधि देख रहे थे, अब आ गया समास। 82 नंबर का क्वेश्चन देखिए। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव समास है, बी तत्पुरुष समास है, सी कर्मधारय समास है या डी द्वंद्व समास है। आपको सही आंसर देना है। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है? तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर है आप इसका ए अव्ययी भाव समास। प्रत्यक्ष शब्द में अव्ययी भाव समास है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83। पंकज में कौन सा समास है? पंकज में कौन सा समास है? ऑप्शन आपके यहाँ पर आ जाते हैं। ए द्वंद्व समास है, बी दिग्गु समास है, सी कर्मधारय समास है या डी बहुव्रीहि समास है। आपको यहाँ पर सही आंसर देना है। फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए सही आंसर इसका क्या है। पंकज, हाँ जी, पंकज समास का बताना है। पंकज में कौन सा समास है?
यहाँ पर आपका सही आंसर हम देखते हैं, चलिए देखते हैं क्या है, डी। पंकज में बहुव्रीहि समास है। पंकज में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84। किस समास में पहला पद प्रधान होता है? किस समास में पहला पद प्रधान होता है? ऑप्शन आपके यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। ए अव्ययीभाव समास में, बी कर्मधारय समास में, डी दिग्गु समास में, या बी डी बहुव्रीहि समास में। समास आप लोगों ने पढ़ ही रखे होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो हमारे आगे की वीडियो देख लीजिएगा। आपको समास के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी, उसमें दी गई है। तो किस समास में पहला पद प्रधान होता है, आपको यहाँ पर यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, या दिग्गु समास, या बहुव्रीहि समास। सही आंसर बताना है आपको, कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट। तो चलिए बिना देर करे देखते हैं अपना आंसर। तो अव्ययीभाव समास में जो होता है आपका पहला पद प्रधान होता है। कौन सा समास में पहला पद प्रधान होता है? अव्ययी भाव में। ठीक है, अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। धर्म अधर्म में समास बताइए। धर्म अधर्म में समास बताइए। तो ऑप्शन यहाँ पर आपके आ जाते हैं। ए द्वंद्व समास, बी दिग्गु समास, सी तत्पुरुष समास, या डी कर्मधारय समास। देखिए यहाँ पर धर्म अधर्म लिखा हुआ है, धर्म और अधर्म। धर्म अधर्म दोनों संधि विच्छेद इस प्रकार से होगी, धर्म धन अधर्म। तो यहाँ पर समास बताना है, लेकिन आपको ऑप्शन आपके हैं चारों सामने, फटाफट आंसर दीजिए। कौन सा समास हो सकता है इसमें? सोचिए, बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए देखते हैं, चलिए बिना देर करे देखते हैं। ए कौन सा समास है? द्वंद्व समास। धर्म अधर्म में द्वंद्व समास है आपका, धर्म धन अधर्म। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86। प्राप्तांक में कौन सा समास है? प्राप्तांक में कौन सा समास है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं अपने। ए अव्ययीभाव समास है, बी दिग्गु समास है, सी द्वंद्व समास है, या डी तत्पुरुष समास है। समास बताना है आपको प्राप्तांक में। प्राप्तांक सबको मिलते हैं ना, पेपर क्लियर करते हैं तो? जी हाँ, तो आपको उसी प्राप्तांक में समास बताना है। कौन सा समास है? चलिए देखते हैं कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर हो जाता है आपका डी तत्पुरुष समास। प्राप्तांक में तत्पुरुष समास है। प्राप्त किए हुए अंक है, नहीं, जो हमें अंक प्राप्त हुए हैं वह प्राप्तांक कहलाते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है डी तत्पुरुष समास। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। त्रिफला में समास बताइए। त्रिफला में समास बताइए। ऑप्शन आपके यहाँ पाए जाते हैं। ए द्वंद्व समास, बी दिग्गु समास, सी तत्पुरुष समास, या डी कर्मधारय समास। आपको समास बताना है त्रिफला में कौन सा समास है। हाँ, फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। त्रिफला में कौन सा समास है? चलिए देखते हैं आंसर बी। यहाँ पर देखिए बी है दिग्गु समास। त्रिफला में दिग्गु समास है। दिग्गु समास की पहचान भी होती है, उसके जो है संख्यावाचक होता है। कैसा होता है दिग्गु समास? संख्यावाचक होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका त्रिफला में त्रि लिखा हुआ है, त्रि पड़ा हुआ है, तो ये आ गया आपका दिग्गु समास। ठीक है, तो ये देख के भी पहचान सकते हैं, आराम से मालूम पड़ जाता है। ठीक है, त्रिफला में इस प्रकार से दिग्गु समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 88। क्वेश्चन नंबर 88। निर्धन शब्द में कौन सा समास है? निर्धन शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन आपके यहाँ पर आ जाते हैं। ए कर्मधारय समास है, बी बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, या डी द्वंद्व समास है। आपको सही आंसर देना है। निर्धन में कौन सा समास है? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाता है बी बहुव्रीहि समास। बिना धन वाला, निर्धन है ना, जिसके पास धन ना हो उसी तो निर्धन कहते हैं। तो निर्धन में आपका यहाँ पर आ जाता है समास बहुव्रीहि। तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है आपका बी बहुव्रीहि समास। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा में समास बताइए। महात्मा में समास बताइए। ऑप्शन आपके यहाँ पर आ जाते हैं। ए अव्ययीभाव समास, बी कर्मधारय समास,
सी द्वंद्व समास या डी दिग्गु समास। देखिए महात्मा का संधि विच्छेद क्या होता है, महान आत्मा, है ना, तभी तो महात्मा है वो। तो सबसे पहले आप देखते हैं महान आत्मा में संधि विच्छेद समास, समास कैसे, समास विग्रह करा था, सॉरी हमने समास विग्रह करा था, महान धन आत्मा है, नहीं है, महान आत्मा मिलके महात्मा बनता है। तो यहाँ पर हमको समास बताना है, अव्ययीभाव है, कर्मधारय है, द्वंद्व है या दिग्गु है। कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए देखते हैं सही आंसर। यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाता है कर्मधारय समास, ऑप्शन बी, महान है आत्मा जिसकी, है ना, कर्मधारय समास, वही तो महात्मा है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90। निम्न में से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, नहीं है मतलब जिसमें नहीं है वही देखना है, ठीक है। निम्न में से किसमें कर्मधारय समास नहीं है, तो देखिए ऑप्शन है आपके भारतवासी, बी परमेश्वर, सी महाजन या डी पीताम्बर। ठीक है, भारतवासी भारत में रहने वाला, परमेश्वर परम ईश्वर, महाजन महान जन, पीताम्बर पीलाम्बर पीताम्बर। तो आपको यहाँ पर कर्मधारय समास जिसमें नहीं है वह बताना है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आपको दे दिए हैं, फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए भारतवासी, भारत में रहने वाला, ये तत्पुरुष समास है ना, ये तत्पुरुष समास है भारतवासी, इसलिए ये कर्मधारय समास में नहीं आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है आपका ए भारतवासी। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91। किस समाज में पहला पद संख्यावाचक होता है। देखिए हमने अभी आपको पीछे बताया है, ये वाला क्वेश्चन अभी आपको बताया इसी वीडियो में। देखिए किस समाज में पहला पद संख्यावाचक होता है। ऑप्शन का आपका आंसर सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने मेरी वीडियो पीछे देखी है, स्किप नहीं करी है, तो आपको यह आंसर बहुत आराम से सही, बिल्कुल सही देंगे आप लोग। ऑप्शन यहाँ पर देखिए आपका ए अव्ययीभाव समास, बी दिग्गु समास, सी द्वंद्व समास या डी कर्मधारय समास। किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। फटाफट कमेंट सेक्शन में राइट आंसर दीजिएगा। अगर आपने वीडियो मेरी देखी है तो आप राइट आंसर देंगे। तो चलिए राइट आंसर आपको बताते हैं। आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन बी दिग्गु समास। बताया था मैंने आपको, दिग्गु समास में पहला जो पद होता है वह संख्यावाचक होता है। त्रिफला आया था ना, त्रिफला वाला क्वेश्चन जो अभी पीछे हम छोड़े आए हैं पढ़ के, उसमें त्रि दिया हुआ था, उसी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि दिग्गु समास में आपका पहला पद संख्यावाचक होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92। सूर्योदय में समास बताइए। सूर्योदय में समास बताइए। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ऑप्शन है आपके ए दिग्गु समास है, बी द्वंद्व समास है, सी अव्ययीभाव समास है या डी तत्पुरुष समास है। सूर्योदय में समास देख बताना है आपको, सूर्य धन उदय, सूर्य उदय। चलिए देखते हैं बिना देर करे। सूर्योदय में आपका है तत्पुरुष समास। कौन समास है सूर्योदय में? तत्पुरुष समास। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93। युधिष्ठिर में समास बताइए। युधिष्ठिर में समास आपको युधिष्ठिर में समास बताना है। ऑप्शन है आपके ए द्वंद्व समास, बी बहुव्रीहि समास, सी दिग्गु समास या डी तत्पुरुष समास। कौन सा समास है युधिष्ठिर में? फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। चलिए देखते हैं। आंसर यहाँ पर सही हो जाता है आपका बी बहुव्रीहि। युधिष्ठिर में बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है युधिष्ठिर में? बहुव्रीहि। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94। निम्न में से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? निम्न में से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? ठीक है, चलिए ऑप्शन देखिए अपने। न्यून अधिक, बी राजा रंग, सी गंगा यमुना, डी बंधन मुक्त। आपको यहाँ बताना है किस समास में, किस पद में, शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। अब देखिए द्वंद्व शब्द की पहचान होती है, उसके बीच में यह लगा होता है निशान। ठीक है, जैसे दिन रात, सुबह शाम।
तो यहाँ पर देखिए राजा और रंक दिया हुआ है, ठीक है, राजा और रंक दिया हुआ है, इसमें तो ये लगा हुआ है निशान, आपका चिन्ह लगा हुआ है ना। और गंगा यमुना में भी लगा हुआ है, तो ये भी द्वंद्व समास है, ये भी द्वंद्व समास है। अब आ जाता है आपका बंधन मुक्त और न्यून अधिक, ठीक है। तो न्यून और अधिक का मतलब होता है आपका, न्यून मतलब कम और अधिक मतलब ज्यादा, है ना। और बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। अब देखिए यहाँ पर न्यून अधिक को तो हम कर सकते हैं ना अलग अलग, लेकिन बंधन मुक्त जो है आपका एक शब्द है, तो यहाँ पे न्यून अधिक भी आपका द्वंद्व समाज में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर सही होना चाहिए कौन सा, डी। कौन सा आंसर सही होना चाहिए वैसे, डी। चलिए आंसर देख लेते हैं हम लोग। देखिए कौन सा आंसर सही है यहाँ पर, डी, बंधन मुक्त। तो बंधन मुक्त शब्द में द्वंद्व समास नहीं है, न्यून अधिक में है, राजा रंक में है, गंगा यमुना में है। कभी भी आपका ये समास देखने में आता है तो आप उसको अलग अलग करके पता लगा सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95, षडानन में समास बताइए। षडानन में समास बताइए। अब देखिए यहाँ पर कौन समास है, ए बहुब्री समास है, बी दिग्गु समास है, सी द्वंद्व समास है, या डी अव्ययभाव समास है। अब आपको बताना है षडानन में कौन सा समास है। देखिए द्वंद्व समास की तो अभी आपको बता दिया, द्वंद्व समास में निशान बना होता है, दिग्गु समास जो होता है आपका संख्यावाचक होता है, और बहुब्री समास में कोई अन्य पद जो होता है प्रधान होता है, और अव्ययभाव समास में पहला पद अव्यय होता है। ये चारों चीज़ों की पहचान होती है चारों समास की। अब लेकिन यहाँ पर षडानन बताना है। षडानन में वैसे देखिए आपका द्वंद्व समास, दिग्गु समास आ रहा है, षड लिखा हुआ है, संख्यावाचक आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पर जो है, लेकिन यहाँ पर जो है षडानन का मतलब कुछ और भी होता है ना। षड आनन, छः हैं आनन जिसके, ठीक है, तो बहुब्री भी है। तो यहाँ पर जब देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपका बहुब्री दिग्गु द्वंद्व अव्ययभाव दोनों चीजें चारों हैं, तो यहाँ पर देखिए द्वंद्व समास तो होगा नहीं, द्वंद्व समास तो आपका अलग अलग शब्द होता है तब होता है। अव्ययभाव में पहला पद पद जो होता है आपका अव्यय होता है, यहाँ पर अव्यय भी नहीं है, तो ये भी आंसर गलत है और ये भी आंसर गलत है। अब आ जाता है आपका बहुब्री और दिग्गु। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा कि दिग्गु समास आपका संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक होता है नहीं, और तो यहाँ संख्या दी हुई है, लेकिन बहुब्री समास जो होता है आपका उसमें कोई अन्य पद प्रधान होता है। कौन सा अन्य पद प्रधान होता है, तो यहाँ पर षडानन का मतलब क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, षडानन का मतलब क्या अब देखिए षडानन जो होता है किसे कहते हैं, कार्तिकेय भगवान को कहते हैं। किसको कहते हैं षडानन, कार्तिकेय भगवान को कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होना चाहिए ए, ठीक है। संख्यावाचक नहीं जाएगा, संख्यावाचक तब जाता है जब आपका अन्य पद प्रधान ना हो, ठीक है। चलिए फिर भी आप आंसर देख लेते हैं हम लोग। आंसर यहाँ पर आपका देखिए सही हो जाता है ए। कौन सा आंसर सही है यहाँ पर, ए बहुब्री समास, ठीक है, क्योंकि इसमें षडानन में हमारा अन्य पद प्रधान है, किसी और शब्द के लिए हमारी जो है संकेत जा रहा है, तो यहाँ पर षडानन का संधि विच्छेद हो जाता, समास सही हो जाता है आपका बहुब्री समास। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96, सुख दुख में कौन सा समास है। सुख दुख में कौन सा समास है, तो हमें बताना है किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। ऑप्शन है आपके ए बहुब्री, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, डी तत्पुरुष। तो यहाँ पर बहुब्री समास आपका सही हो जाता है, क्योंकि बहुब्री समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98, नरसिंह में प्रयुक्त समास बताइए। नरसिंह में प्रयुक्त समास बताइए। नरसिंह में कौन सा समास है, ऑप्शन है आपके ए दिग्गु, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, या डी अव्ययभाव समास। आपको यहाँ पर बताना है कि नरसिंह में कौन सा समास है। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, कौन सा आंसर सही हो सकता है। देखिए चलिए देखते हैं आंसर सही। यहाँ पर आंसर सही हो जाता है क्वेश्चन आंसर नंबर सी, कर्मधारय। तो कर्मधारय समास में नरसिंह में कर्मधारय समास है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99, इकलौता में समास बताइए।
इकलौता में समास बताइए। ऑप्शन यहाँ पर हैं आपके, ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी तत्पुरुष समास या डी कर्मधारय समास। आपको बताना है इकलौता में इन चारों में से कौन सा समास है। कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए फटाफट। हाँ, आंसर दीजिए, कौन सा सही हो सकता है इकलौता में, कौन सा समास होगा। चलिए देखते हैं कौन सा समास होता है। तो आपका यहाँ पर आंसर सही हो जाता है बी, इकलौता में दिग्गु समास। देखिए यहाँ पर संख्यावाचक है इकलौता, एक माने एक है ना, तो यहाँ पर संख्यावाचक है, तो यहाँ पर आ जाता है आपका दिग्गु समास। बी आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 100। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है आपको बताना है। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। ऑप्शन है आपके, ए कर्मधारय समास, बी तत्पुरुष समास, सी दिग्गु समास या डी द्वंद्व समास। कौन सा समास हो सकता है पथभ्रष्ट में, कमेंट सेक्शन में बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। कौन सा सवाल समास में से कौन सा पथभ्रष्ट में कौन सा समास है, कौन सा आंसर सही हो सकता है। चलिए चलते हैं देखते हैं कौन सा आंसर सही है। वी, यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाता है पथ से भ्रष्ट, यानी पथ को भूल जाना है, नहीं है, पथ भूलना, पथ से भ्रष्ट। तत्पुरुष समास यहाँ पर सही आंसर हो जाता है आपका, पथभ्रष्ट में तत्पुरुष समास है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 101, 101। तो देखिए, देश सेवा में समास बताइए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देश सेवा में हमें समास बताना है, कौन सा समास है। और इसके ऑप्शन आते हैं आपके अब, कर्मधारय समास, दिग्गु समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। आपको बताना है इसमें से देश सेवा में कौन सा समास है। तो देखिए, चलिए आंसर देखते हैं। आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाता है आंसर सी, तत्पुरुष समास। देश सेवा में आपका है तत्पुरुष समास, देश सेवा यानी देश की सेवा। तो यहाँ पर आपकी विभक्ति लग रही है, तो यहाँ पर आ जाता है आपका तत्पुरुष समास। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 102। कुल श्रेष्ठ में कौन सा समास है। कुल श्रेष्ठ में कौन सा समास है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर आ जाते हैं, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है या दिग्गु समास है। फटाफट से आप लोग आंसर दीजिए और कोई भी जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। आप अपने एक कॉपी पेन लेके बैठिए और आप आंसर जो है आप मिलान करते जाइए कि हाँ आपने कौन सा आंसर दिया है और कौन सा आंसर लास्ट में आपका सही पड़ रहा है, यहाँ पर कौन सा आंसर हम सही बता रहे हैं, और मिलान कीजिए। फिर आप देखिए अपना आईक्यू चेक कीजिए कि आप कितने आंसर के सही आंसर दे रहे हैं, कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दे रहे हैं। उसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, तैयारी कीजिए। और जो क्वेश्चंस में आप अटक रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहे हैं और आपको लगता है कि आपको ये क्वेश्चन दोबारा रिवीजन करना है, तो आप उसे एक नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए, फिर उसके बाद उसको दोबारा से पढ़िए और फिर दोबारा से इस सीरीज़ को देखिए और आप आंसर देना स्टार्ट कीजिए। तो उम्मीद करते हैं आप 101% क्लियर करेंगे हर को, अपने सिलेबस को, एग्ज़ाम्स को, और 10 on 10 अपना दे पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा था 102 नंबर का क्वेश्चन, कुल श्रेष्ठ में कौन सा समास है। ऑप्शन थे यहाँ पर हमारा, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, दिग्गु समास है। तो देखिए देखते हैं यहाँ पर कौन सा आंसर सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाता है तत्पुरुष समास। कुल में श्रेष्ठ कौन सा है, कुल श्रेष्ठ को तत्पुरुष समास हो जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 103। सत सही में समास बताइए। सत सही में समास बताना, ये काफ़ी जो है पेपरों में आ चुका है। सत सही में कौन सा समास है। और यहाँ पे ऑप्शन आपके सर हो जाते हैं, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है या दिग्गु समास है। आपको बताना है सत सही में कौन सा समास है। हाँ, कौन सा समास है सत सही में। चलिए देखते हैं। यहाँ आ जाता है आपका ऑप्शन सही डी, यानी दिग्गु। सत सही में दिग्गु समास। देखिए यहाँ पर सत लिखा हुआ है। आपको मैं अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी तो मैंने आपको बताया होगा कि जो दिग्गु समास होता है वह संख्यावाचक होता है। कैसा होता है, संख्यावाचक होता है ना। और द्वंद्व समास जो होता है आपका, वो जो है आपका योजक चिन्ह वाला होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 104। दीर्घायु में समास बताइए। दीर्घायु में कौन सा समास है आपको बताना है। दीर्घायु में समास, ऑप्शन आपके यहाँ पर दिग्गु समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है। दीर्घ आयु में समास बताना है। ठीक है, हाँ, कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा आपका आंसर सही है। यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाता है सी, यानी कर्मधारय समास। दीर्घ आयु में
कर्मधारय समास है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 105, पंचानन में समास बताइए। पंचानन में समास बताना है। देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपके पढ़ते हैं, तत्पुरुष समास है, दिग्गु समास है, द्वंद्व समास है या बहुव्रीहि समास है। पंचानन, पंचानन आप देखिएगा, आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी और पिछली वीडियो में मैंने इसके बारे में विशेषतर आपको डीपली बताया है, और अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर प्लीज़ देखिए और समझिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप किसी भी एग्ज़ाम में समास तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। समास है, आपकी संधि है, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। आप अगर हमारी वीडियो लगातार देख रहे हैं और हमारे साथ बने हुए हैं तो आप जो है समास और संधि से तो बेफिक्र रहिए, बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए। इसकी तो हमने डिटेल में आपकी तैयारी करवा रखी है। ठीक है, तो हमें देखना है पंचानन में समास कौन सा है। चलिए देखते हैं कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास पंचानन में पंच आनन। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जब संख्यावाचक होता है तो वहाँ पर आपका दिग्गु समास होता है, लेकिन संख्यावाचक है यहाँ पर पंच लिखा हुआ है, वो ठीक है। आप बोलते हैं पंचानन में आप दिग्गु समास है, लेकिन आप कहीं तक हद तक गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि यहाँ पर पंचानन में दूसरे शब्द की ओर इंगित किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया है कि बहुव्रीहि समास की ये विशेषता होती है कि कोई और अन्य पद जो होता है आपका प्रधान होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाता है क्वेश्चन का डी, बहुव्रीहि समास। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 106, त्रिनेत्र में समास बताइए। त्रिनेत्र में समास बताइए। देखिए यहाँ पर भी यही जो है आपका डिटेल दिया हुआ है। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र जो है यहाँ पर संख्या भी है, त्रि माने 3 होता है और नेत्र माने आंखें होता है। ठीक है, त्रिनेत्र का मतलब होता है 3 आंखें वाला। ठीक है, तो यहाँ पर दिग्गु समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है। आपको बताना है इनमें से कौन सा समास है। और देखिए यहाँ द्वंद्व समास तो है नहीं, क्योंकि द्वंद्व समास में आपका होता है योजक चिन्ह। ठीक है, तत्पुरुष समास आपका कारक विभक्ति वाला होता है, वो भी नहीं है। ठीक है, और दिग्गु समास यहाँ पर आप संख्यावाचक है। देखिए संख्यावाचक है दिग्गु, त्रिनेत्र में संख्यावाचक है ना। और बहुव्रीहि समास, अब आपको यहाँ पर देखना है दिग्गु समास है कि बहुव्रीहि समास है। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर जहाँ देखा उन्होंने 3 लिखा हुआ है या 4 लिखा हुआ है या 5 लिखा हुआ है, संख्या लिखी हुई है, उन्होंने फौरन आंख बंद करके दिग्गु समास ही लगा दिया। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा, क्योंकि हमें शब्द के अर्थ को भी जानना होता है ना, तभी तो हम समास को अच्छे से जान पाएंगे। और जब हमें शब्द का अर्थ ही नहीं पता होगा तो हम सिर्फ संख्यावाचक है, हमने इतना पढ़ा हुआ है और संख्यावाचक में हम दिग्गु लगाएंगे और हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन यहाँ पर दिग्गु समास नहीं होगा। देखिए ऑप्शन यहाँ पर है आपका सी, बहुव्रीहि समास। क्यों है बहुव्रीहि समास? क्योंकि यहाँ पर लिखा है त्रिनेत्र, 3 नेत्रों वाला। 3 नेत्रों वाला यानी किसकी ओर इंगित किया जा रहा है? जी हाँ जी, भगवान शिव की ओर। किसकी ओर? शिव की ओर इंगित किया जा रहा है। तो यहाँ पर दिग्गु समास नहीं होगा, यहाँ पर होगा बहुव्रीहि समास, क्योंकि यहाँ पर त्रिनेत्र जो है किसी और को इंगित कर रहा है, किसी और अन्य प्रधान शब्द को इंगित कर रहा है ना, तो यहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, जरूर देखिएगा पिछली वीडियो, आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आकंठ, आकंठ में समास बताइए। आकंठ में समास बताइए। आकंठ में कौन सा समास है? देखिए आकंठ में समास बताना है। यहाँ पर ऑप्शन आपके आ जाते हैं, दिग्गु समास है, कर्मधारय समास है, अव्ययभाव समास है, तत्पुरुष समास है। देखिए दिग्गु समास का मतलब होता है आपका संख्यावाचक, तो ये तो है ही नहीं। ठीक है, तत्पुरुष समास आपका वो होता है कारक विभक्ति वाला, यह भी नहीं है। अब यहाँ पर आता है कर्मधारय या अव्ययभाव। ठीक है, तो फटाफट से आंसर दीजिए आप लोग, ये कौन सा आंसर सही हो सकता है, कर्मधारय है कि अव्ययभाव है? आप फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए आकंठ में कौन सा समास है। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाता है आपका आंसर सी, अव्ययभाव समास। देखिए अव्ययभाव समास की विशेषता क्या होती है? अव्ययभाव समास की विशेषता होती है इसका पहला पद जो होता है अव्यय होता है। ठीक है, अव्यय होता है, यानी कि आकंठ, आकंठ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आ जो है आपका वह अव्यय है शब्द। ठीक है, और जहाँ पर पहला शब्द अव्यय होता है वहाँ पर अव्ययभाव समास होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कहाँ से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी सही, अव्ययभाव समास। आकंठ में अव्ययभाव समास है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108, संगीतज्ञ में कौन सा समास है? संगीतज्ञ में कौन सा समास है? यहाँ पर हमें बताना है संगीतज्ञ में समास। ऑप्शन आपके हैं ए दिग्गु, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय या डी तत्पुरुष। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल आप जब क्वेश्चन आपका सामने इस तरीके का आता है तो आपको समास बिल्कुल कंठस्थ होते हैं। ठीक है, उन ऑप्शन को हम
अलग कर देते हैं। ठीक है, जैसे दिग्गु समास है संख्यावाचक, तो संख्यावाचक ये नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन खत्म हो गया हमारा। आ जाता है फिर दूसरा वाला द्वंद्व समास। द्वंद्व समास देख लीजिए आप कि द्वंद्व समास भी नहीं है, क्योंकि द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगा होता है, तो द्वंद्व समास भी नहीं है। अब आ जाता है कर्मधारय और तत्पुरुष। ठीक है, आपको कर्मधारय और तत्पुरुष समास में जो है अंतर देखना है, कौन सा इसमें फिट हो रहा है, कर्मधारय फिट हो रहा है या तत्पुरुष फिट हो रहा है। ठीक है, तो फिर आप इसमें आपको जो ऑप्शन सब हाफ हो जाते हैं, 50-50 हो जाते हैं, तो आपको आसान हो जाता है क्वेश्चन का आंसर देना, है ना। तो चलिए देखते हैं कौन सा आंसर यहाँ पर सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाता है आपका डी, तत्पुरुष समास। यहाँ पर संगीतज्ञ यानी संगीत में अज्ञ यानी संगीतज्ञ, निपुण संगीत में, है ना। तो यहाँ पर आ जाता है आपका डी ऑप्शन सही। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यथासाध्य, क्वेश्चन नंबर 109। यथासाध्य में कौन सा समास है, यथासाध्य में कौन सा समास है। ठीक है, यहाँ पर हमें समास बताना है। ऑप्शन आपके आ जाते हैं ए द्वंद्व, बी अव्ययीभाव, सी कर्मधारय या डी तत्पुरुष। देखिए यथाशक्ति, यथासाध्य बहुत ज़्यादा है, देखो मेल खा रहा है ना, तो ये दोनों एक ही समास हैं। और यथाशक्ति और ये तो पढ़ा हुआ होगा आपका, है ना, क्योंकि समास में तो ये चीज़ नॉर्मल हर बुक में दिया हुआ है, हर जो है किताब में यथाशक्ति दिया होता है, तो आराम से ही पहचाना जा सकता है हम लोगों ने अगर पढ़ा हो तो, है ना। और नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ बैग जाइए, वीडियो देखिए हमारी समाज से जुड़ी हुई, और आपको कंठस्थ हो जाएगा बिल्कुल। समाज और आपको विभक्तियाँ बिल्कुल सूखती हैं, सब चीज़ दी हुई है, सब चीज़ मिलेगी आपको। हमारे साथ में बने बने रहिए, और हमारे चैनल के साथ आप जो सपोर्ट कीजिए हमें। और आपको जो चीज़ भी चाहिए हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उससे वीडियो बनाऊंगी और आपको अवेलेबल करवाऊंगी। ठीक है, तो आप हम यहाँ पर थे 109 नंबर के क्वेश्चन पे, और यहाँ पर हमको बताना है यथासाध्य में कौन सा समास है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं सही कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है अव्ययीभाव समास। देखिए पहला पद अव्यय होता है ना, इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय होता है, और यहाँ पर यथा शब्द यहाँ पर जो लगा हुआ है ये अव्यय में आता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 110। चतुर्वेद में समास बताइए, चतुर्वेद में समास बताइए। जी, व्यग्र का पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन देखिए यहाँ पे व्यग्र पर्यायवाची, ए सुधीर होगा, बी गंभीर होगा, सी अधीर होगा, या डी उज्वक होगा। देखिए उज्वक तो कोई भी शब्द नहीं है, चलो अब उज्वक तो नहीं होगा। ठीक है, और व्यग्र माने क्या होता है, व्यग्र का पर्यायवाची, पर्यायवाची बताना है ना हमें। तो यहाँ पर देखिए कौन सा सही हो सकता है, गंभीर ना, नहीं गंभीर नहीं होगा, गंभीर नहीं होगा। हाँ देखिए सुधीर, नहीं सुधीर भी नहीं है। यहाँ पर आपका देखिए सी होगा ऑप्शन। देखते हैं, चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, सी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर सही हो जाता है अधीर। व्यग्र का पर्यायवाची शब्द होता है अधीर। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 113। अनार का पर्यायवाची शब्द है, कौन सा है अनार पर्यायवाची शब्द अनार का कौन सा है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं आपके, शुकोदन, दाडेम, बी रामबीज, या ये सभी। ठीक है, देखिए आपको क्वेश्चन में उलझाने के लिए अधिकतर जो है क्वेश्चन में उलझाने के लिए एग्जामिनेशन जो होता है आपका, कंपटीशन वाली क्लासेस जो होती हैं, कंपटीशन वाले जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये सभी दे देते हैं, और बच्चे क्या करते हैं आँख बंद करके ये सभी लगा देते हैं। ठीक है, हालांकि उन्हें आंसर मालूम होता है, लेकिन फिर भी वहाँ थोड़ा कंफ्यूज जो बच्चा हो जाता है वो ये सभी वाला ऑप्शन लगा देता है। लेकिन ये सभी लगाने पे यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये सभी मत लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आंसर ये ना तो राम बीज है ना शुकोदन है। तो यहाँ पर आंसर आपका आएगा दाडेम, क्योंकि अनार को दाडेम कहते हैं। ठीक है, राम बीज नहीं कहते, शुकोदन भी नहीं कहते। तो आप अगर रामबीज और शुकोदन और दाडेम तीनों लगा देंगे ये सभी वाला, तो ये तो आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका होना चाहिए बी। चलिए देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन के आंसर को। देखिए बी, यहाँ पर आपका ऑप्शन ठीक हो जाता है, अनार का पर्यायवाची दाडेम। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 114। हाँ ध्यान रखिएगा, हाँ ये सभी जो होता है जहाँ पर कभी कभी ये सभी वाला ऑप्शन गलत हो जाता है, हाँ है ना। तो हर समय ये सभी वाला ऑप्शन मत करिए, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं 114 नंबर क्वेश्चन पे। अर्जुन क्या पर्यायवाची
है। तो आपको देखना है अर्जुन का पर्यायवाची कौन सा है। यहाँ पर ऑप्शन आपके हो जाते हैं, ए धनंजय है, बी गुड़ाकेश है, या सी गंडीवधारी है, या ये सभी है। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है ये सभी, तो आप लगा देंगे। तो देखो 99% ऐसा होता है कि 99%, 90% तो ऐसा होता है कि ये सभी वाला ऑप्शन आपका सही होता है, ठीक है। और 10% नहीं होता है, तो एकदम से पढ़ के और आप फ़ौरन ये सही वाला नहीं लगाइएगा, क्योंकि आपको अगर कन्फ्यूज़न होता है कहीं पे भी, अगर दो आंसर भी आपको सेम लग रहे हैं कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी बोलते हो, ये भी बोलते हैं, तो आप ये सभी आँख बंद करके लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको अर्जुन को धनंजय भी बोलते हैं, अर्जुन को गांडीवधारी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तो आंसर सही है ही, ठीक है। और अमूमन गुड़ाकेश नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, अगर पढ़ा होगा, बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, और गुड़ाकेश जल्दी सामने नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन अर्जुन को गुड़ाकेश भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन, यहाँ पर ये तीनों ही सही हैं, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका ये सभी, ठीक है। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूज़न हो कि आपको एक ही आंसर आता हो, तो ये सभी वाला ऑप्शन नहीं लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर चलिए आंसर देख लेते हैं, आपका कौन सा सही है। आंसर आपका सही है यहाँ पर ये सभी डी, ठीक है। ये आंसर आपका यहाँ पर सही है, क्योंकि अर्जुन को धनंजय भी बोलते हैं, गांडीवधारी भी बोलते हैं, और गुड़ाकेश भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 115, अकाल का पर्यायवाची है। अकाल का पर्यायवाची बताना। यहाँ देखिए अकाल का पर्यायवाची, देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ए दुर्भिक्ष, बी अंधियारा, सी अक्षत, या डी अपरिहार्य, ठीक है। यहाँ पर अकाल का पर्यायवाची बताना है आपको कि क्या है, ठीक है। अकाल का मतलब क्या होता है, काल पड़ जाना, अकाल पड़ जाना, है ना, कि जिसकी कमताई हो जाना, ख़त्म हो जाना, है ना, और मिलना नहीं उस चीज़ का, है ना, अकाल पड़ गया, ये चीज़ नहीं उपलब्ध हो पा रही है, तो ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सही कौन सा हो जाता है, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है क्वेश्चन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष माने होता है अकाल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाता है दुर्भिक्ष। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से अक्षी किस शब्द का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से अक्षी किस शब्द का पर्यायवाची है, आपको बताना है। अक्षी जो है किस शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन आपके हैं, ए अंग का, बी कल्प वृक्ष का, सी आंख का, या डी अधर का, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है अक्षी किस शब्द का पर्यायवाची। अधर माने होता है होठ, ठीक है। अंग माने होता है जो है आपका कोई सा भी अंग, ठीक है। कल्प वृक्ष, ठीक है, और आँख, इसमें से बताना है आपको कौन सा शब्द इसका पर्यायवाची है अक्षी का। चलिए देख लेते हैं आंसर कौन सा यहाँ पर सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, आँख, ठीक है। अक्षी आँख का पर्यायवाची होता है अक्षी, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 117, आकाश गंगा का पर्यायवाची है। आकाश गंगा का पर्यायवाची बताना है यहाँ पर हमको, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आपके सही होते, ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, मंदाकिनी, सुर नदी, स्वर्ग नदी, या ये सभी, ठीक है। आकाश गंगा को क्या कहते हैं। आकाश गंगा को देखिए यहाँ पर हम ऑप्शन में देखते हैं, मंदाकिनी तो कहते ही हैं, मंदाकिनी तो सही आंसर है, सुर नदी भी और स्वर्ग नदी भी, तो आकाश गंगा को ये तीनों ही कहते हैं, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, क्योंकि आकाश गंगा को मंदाकिनी, सुर नदी और स्वर्ग नदी तीनों ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 118, आख्यान का पर्यायवाची है। आख्यान का पर्यायवाची है। यहाँ पर हमें आख्यान का पर्यायवाची बताना है। आख्यान माने क्या होता है। ऑप्शन यहाँ पर है, ए उपक्रम, बी अवार्चीन, या सी वृत्तांत, या डी विज्ञान, ठीक है। आख्यान माने क्या होता है, किसी चीज़ की आख्या प्रस्तुत करना, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में विस्तार से बताना, है ना, यही तो होता है आख्यान का प्रस्तुत करना। आख्या प्रस्तुत करिए, है ना, तो फिर इसका पर्यायवाची क्या होगा, ठीक है। और देखिए उसका राइट आंसर हो सकता है ऑप्शन सी, ठीक है, वृत्तांत, किसी के बारे में विस्तार से बताना, आख्या प्रस्तुत करना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही है, आख्यान का पर्यायवाची वृत्तांत है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 119, आलोचना का पर्यायवाची शब्द है। आलोचना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। यहाँ पर हमें आलोचना का पर्यायवाची शब्द बताना है, ठीक है। तो आलोचना का पर्यायवाची शब्द में यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, सुलोचना है, विवाद है, समीक्षा है, या बाध्यता है। तो आलोचना करना मतलब किसी चीज़ की क्या करना, बाध्यता करना, ना ना ना, सही नहीं है। सुलोचना तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, आलोचना सुलोचना, ठीक है। विवाद भी नहीं, ठीक है। समीक्षा करना, किसी चीज़ की आलोचना करना, समीक्षा करना। यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो सकता है सी। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है आपका सही सी,
समीक्षा करना, ठीक है, किसी चीज़ की समीक्षा करना या किसी चीज़ की आलोचना आलोचना करना, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 120, आंसू का पर्यायवाची है। यहाँ पर हमें बताना है, यहाँ पर आंसू का पर्यायवाची, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे आपके रजनीचर, बी लोचन, सी पिंगल या डी नयनंबू, ठीक है। रजनीचर, रजनीचर, रजनीचर यानी रात में चरने वाले, रात में विचरण करने वाले। लोचन माने होता है आँख, ठीक है। पिंगल या नयनंबू, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन आपका नयन अंबू, नयन माने आँखें और अंबू माने जल, ठीक है। नयन अंबू यानी आंखों का जल। यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं डी, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है नयन अंबू, डी। तो यहाँ पर आंसू का पर्यायवाची हो गया नयन अंबू। आपको यहाँ पर 120 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 121, आदर्श का पर्यायवाची शब्द है। आदर्श का पर्यायवाची शब्द बताना है यहाँ पर हमें। देखिए पहला ऑप्शन है आपका संतरास, बी है प्रतिमान, सी है तात्पर्य, डी है कामना। यहाँ पर आपको बताना है आदर्श का पर्यायवाची क्या है। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन है आपका संतरास, प्रतिमान, तात्पर्य और कामना। ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिमान। प्रतिमान जो है आदर्श का पर्यायवाची शब्द है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 122, आली का पर्यायवाची शब्द है। आली का पर्यायवाची क्या है। ऑप्शन सखी है, बी सहेली है, सी भ्रमरी है या ये सभी है। यहाँ पर आपको बताना है आली का पर्यायवाची शब्द। तो आली का मतलब क्या होता है, सखी भी होता है, सहेली भी होता है और भ्रमरी भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। आली का पर्यायवाची शब्द हो गया ये सभी, सखी भी, सहेली भी और भ्रमरी भी। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आरोग्य का पर्यायवाची शब्द है। आरोग्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, यहाँ कौन सा है। यहाँ पर ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर सही है यहाँ पर ए। थोड़ा सा बीच का कट गया था वीडियो का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ए जो है इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि जो है सुरेंद्र भी इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, देवेश भी इंद्र का पर्यायवाची शब्द है और सुरेश भी इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, और विष्णु इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर नहीं वाला ही पूछा गया है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से इष्ट का पर्यायवाची शब्द है। इष्ट का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हम लोगों को बताना है, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन आपका जाते हैं ए काम्य, बी अभिप्रेत, सी अभिष्ट या डी ये सभी, ठीक है। अभिष्ट तो होता ही है, ठीक है। काम्य भी होता है, कामना जो हमारी पूरी करे वो काम्य, और अभिप्रेत, ये तीनों ही शब्द यहाँ पर सही हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ये सभी, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। इष्ट का पर्यायवाची है काम्य, अभिप्रेत और अभिष्ट, तीनों ही। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इंद्राणी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। इंद्राणी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। यहाँ पर हमें बताना है इंद्राणी का पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन है आपके ए राधा, बी मीरा, सी गौरी या डी शची। इनमें से कौन सा शब्द है जो इंद्राणी का पर्यायवाची शब्द है, हाँ बताइए कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, शची। शची जो है इंद्राणी का पर्यायवाची शब्द है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 127, उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन है आपके लालसा, बी उत्पन्न, सी उपेक्षा या उलाहना। यहाँ पर आपको बताना है उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द, ठीक है। उत्पन्न तो होगा ही नहीं, उपेक्षा भी नहीं है, उलाहना भी नहीं है, उत्कंठा का मतलब होता है लालसा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, लालसा। उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द है लालसा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 128, उहापोह का पर्यायवाची शब्द है। उहापोह का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है उहापोह का पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन आपके निश्चित है, बी असमंजस है, सी अभिभूत है या डी व्यग्रता है। व्यग्रता का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा उत्सुक होना, ठीक है। निश्चित का मतलब होता है निश्चित हो जाना, स्थिर हो जाना। अभिभूत ये भी नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। असमंजस यानी कि ऊहापोह की स्थिति, असमंजस की स्थिति, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऊहापोह का पर्यायवाची शब्द जो होगा
ऑप्शन नंबर बी असमंजस। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 129, निम्न में से किस शब्द का विलोम अगम है? किस शब्द का विलोम अगम है? अगम बताना है ना। यहाँ पर आपके ऑप्शन है ए दुर्गम, बी सुगम, सी दुर्जय या डी अजय। आपको बताना है अगम का विलोम शब्द। यहाँ पे विलोम है, अपर्यायवाची शब्द खत्म हो गए, ठीक है। अगम का विलोम क्या होता है? हाँ सही बता रहे हैं आप, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है बी सुगम। सुगम का विलोम शब्द अगम और अगम का विलोम शब्द सुगम, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 130, अक्षत किसका विपरीतार्थक शब्द है? विपरीत अर्थक शब्द है ना अक्षत का, तो हमें बताना है अक्षत का विपरीत अर्थक शब्द। ऑप्शन है आपके ए अक्षय, बी विक्षत, सी संरक्षित या डी शाश्वत। तो अक्षत का विलोम शब्द क्या होगा, विपरीत शब्द क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है आपका बी विक्षत। अक्षत का विलोम शब्द है, विपरीत शब्द है विक्षत, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पूरे होते हैं 130 क्वेश्चन। और चलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 131, 131, अवनि का विलोम शब्द है। अवनि का विलोम शब्द क्या है? अवनि का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन है आपके ए पृथ्वी है, सी जल है, सी बी जल है, सी अंबर है या डी पाताल है। आपको अवनि का विलोम शब्द बताना है, कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट। अवनि का विलोम शब्द क्या है? विलोम शब्द तो बहुत ही आराम से हो जाते हैं, है ना। चलिए चलते हैं, अवनि का विलोम शब्द है आपका ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पर, अंबर, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 132, अवर का विलोम शब्द बताइए। अवर का विलोम शब्द बताइए। ऑप्शन है आपके ए प्रवर, बी विवर, सी नगर या डी सवर। यहाँ पर अवर का विलोम शब्द बताना है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए गाइस, फटाफट बताइए। हाँ फटाफट बताइए कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो सकता है अवर का। देखिए चलिए देखते हैं आंसर। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ए प्रवर। अवर का विलोम शब्द है आपका प्रवर, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से अथ का विलोम शब्द होगा। निम्नलिखित में से अथ का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन है आपके मथ, बी ति, सी व्रति या डी कृति। अथ का विलोम शब्द बताना है आपको, कौन सा होगा? ऑप्शन बताइए, ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में फटाफट। कौन सा आंसर आपका सही होगा? चलिए देख लेते हैं फटाफट आंसर। ऑप्शन आपका आ जाता है इति। इति आपका आंसर सही होगा। अथ के विलोम शब्द का इति होगा। मत मत लगा देना, ना ना मत मत लगा देना, ये गलत हो जाएगा। हाँ जिसने भी मत बोला है वो गलत है, ठीक। हाँ इति होगा, इति है ना, अथ का विलोम शब्द इति होगा। हाँ चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 134, अतिथि का विलोम शब्द बताइए। अतिथि का विलोम शब्द बताइए। यहाँ पर आपको अतिथि का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन है आपके ए आतिथेयी, बी आतताई, सी आतप या डी आतिथ्य। अतिथि का विलोम शब्द बताइए। हाँ आंसर दीजिए फटाफट, कौन सा आंसर सही हो सकता है यहाँ पर? आतिथेयी, आतताई, आतप या आतिथ्य। जी अतिथि का विलोम शब्द बताना है, कमेंट करके बताइए। हाँ कौन सा आंसर सही होगा? चलिए चलिए देख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाता है ए आतिथेयी। हाँ आतिथ्य नहीं होगा, आतिथ्य तो गलत हो जाएगा ना ना। हाँ ये ऑप्शन यहाँ पर सही होता है आपका आतिथेयी। जी चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, 135 सॉरी 135, 135 नंबर का क्वेश्चन है ये। जी आगे भी वीडियो पीछे मैं और भी डाल चुकी हूँ। अब 100 वीडियो कंप्लीट हो गई थी, यहाँ 101 से ये वीडियो स्टार्ट हुई है। नहीं देखी है आप लोगों ने तो जाके देख लीजिए। हाँ देख लीजिए ठीक।
यहाँ आप 135 नंबर का क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अमर का विलोम शब्द होगा, अमर का विलोम शब्द क्या होगा? ए, जी हाँ, अमर्त्य का विलोम शब्द अमर्त्य, बी मर्त्य, सी मरने या डी मृति। अमर का विलोम शब्द क्या होगा? अमर हो जाना, हाँ अमर हो जाना, हाँ मर जाना, अमर हो जाना। ठीक, सही कह रहे हैं आप, अमर, बिल्कुल आपका ऑप्शन सही है, बी, बी ही आंसर आएगा। देखते हैं, बी ही आंसर आएगा। और दे बताइए, और बताइए कौन सा आंसर सही हो सकता है, और कमेंट सेक्शन में बताइए, बी सही है ना? हाँ, काफ़ी लोगों के आंसर बी ही आ रहे हैं। ठीक, चलिए देखते हैं, आंसर आपका यहाँ पर सही जाता है बी। ठीक है, बी आंसर सही है। अमर का विलोम शब्द बी ही है। ठीक है, मरते, मरते माने मरना और अमर माने विलोम होना, और अमर माने अमर हो जाना। ठीक है, हाँ चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 136, अग्र का विलोम शब्द कौन सा होगा? इजी, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है अब तो। हाँ फटाफट आंसर दीजिए कीजिए, हाँ फटाफट आंसर दीजिए। अग्र का विलोम शब्द, अग्र का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन है आपके अग्रिम, बी पश्च, सी व्यग्र या डी विनत। हाँ, अग्र का विलोम शब्द कौन सा है? अग्र का, हाँ अग्र माने आगे, आगे होता है, अग्रिम तो नहीं होगा। अग्र का विलोम अग्रिम कैसे हो जाएगा? हम व्यग्र भी नहीं होगा, व्यग्र माने गुस्सा होता है। विनित भी नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होगा बी। देखते हैं चलिए, हाँ जिन्होंने बी दिया, ठीक है, बी वाले ऑप्शन वाले सब सही हैं। बी पश्च, अग्र का विलोम शब्द हो जाता है आपका पश्च। हाँ, अग्र का विलोम शब्द आपका पश्च है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 137, अपकार का विलोम शब्द बताइए। अपकार का विलोम शब्द बताना है, अपकार का। ऑप्शन है आपके अनिष्ट, बी विनिष्ट, सी उपकार या डी परोपकार। अपकार का विलोम शब्द बताना है, क्या है? अनिष्ट है, विनष्ट है, उपकार है या परोपकार है? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए फटाफट। कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाता है? अनिष्ट है, विनिष्ट है, उपकार है या परोपकार है? देखिए, अगर अगर आप लोग मेरी वीडियो बाद में देखते हैं, किसी भी समय देखते हैं, तो आप एक सीरीज, जैसे आपका होता है ना ऑप्शंस वाली सीरीज होती है, आप नंबर डाल दीजिए और ABCD हाँ लिख दीजिए, और क्वेश्चन पढ़िए और अपने में जो है टिक लगाइए, ये वाला आंसर सही है। फिर आप देखिए आंसर कौन सा गलत आ रहा है, कौन सा सही आ रहा है, आप आराम से बता पाएंगे और अपने माइंड को चेक कर पाएंगे कि कौन सा आंसर सही है। अपकार का विलोम शब्द यहाँ पर, हाँ ये देखते हैं, सी सही है, उपकार। अपकार का विलोम शब्द उपकार सही है। हाँ, नहीं समझे? देखिए मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। जैसे जो क्वेश्चन से आपको वो ऐसे कर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से लिख लेना, ठीक है, और उसके आगे ABCD डाल देना, ऐसे करके ABCD, ठीक, ABCD इस तरीके से आपको लिख लेना है ना। हाँ, ये इस तरीके से आपको एक कॉपी पे, जैसे या फिर OMR शीट मिल भी जाती है मार्केट में। ये माइंड चेक करने के लिए बहुत अच्छी तरकीब होती है कि आप इस तरीके से OMR शीट जो है ले आएँ, ठीक है, उसमें इस तरीके से बना हुआ होता है ना। या फिर आप और आराम से वैसे भी कर सकते हैं कि आप सिर्फ नंबर डाल लें, है ना, और जैसे 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 मैं क्वेश्चन बोलती रहूँ, ठीक है, और आंसर से पहले, जैसे मैंने बोला 137 का, मान लीजिए 137 ये वाला है, ठीक है, तो आपको आंसर सही लगता है सी, मेरे आंसर बताने से पहले आप सी पे अपना टिक कर लीजिए, और आपको लगता है आपका आंसर सही है, ठीक है, तो आप यहाँ टिक कर लीजिए, और आपने अगर आंसर गलत दिया हुआ है तो फिर आप गलत टिक कर लीजिए। नेक्स्ट आपको मालूम है आपको 137 का दोबारा रिवीजन करना है, ठीक है, और उस क्वेश्चन को दोबारा आप नोट डाउन करिए और फिर से पढ़िए, ठीक, हाँ ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 138, अभियुक्त का विलोम शब्द क्या होगा? अभियुक्त का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन है आपके निरपराध, बी भोगी, सी अभियोगी या डी योगी। अभियुक्त का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, निरपराध, निरपराध। अभियुक्त का विलोम शब्द होगा निरपराध। और चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 139, अभिजात्य का विलोम शब्द बताइए। अभिजात्य का विलोम शब्द बताइए। ऑप्शन है आपके ए कुलीन, बी सामान्य, सी अकुलीन या डी वंचित। अभिजात्य का विलोम शब्द बताना है आपको। अभिजात्य का विलोम शब्द क्या होगा? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन सी, अकुलीन। अकुलीन, बिना कुल वाला,
ये तो अभिजात्य है और ये अकुलीन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अकुलीन। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 140, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, चलिए 141, 141। अवनत का विलोम शब्द कौन सा है। अवनत का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है। ऑप्शन है आपके विनत, अभिनत, सी उन्नत या डी सुनत। आपको बताना है अवनत का विलोम शब्द। हाँ, अवनत का विलोम शब्द बताना है, कमेंट सेक्शन में जरूर जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, उन्नत। उन्नत आपका ऑप्शन सही हो जाता है। उन्नत का विलोम शब्द है अवनत और अवनत का विलोम शब्द है उन्नत। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 142, आध्यात्मिक का विलोम शब्द क्या होता है। आध्यात्मिक का विलोम शब्द क्या होता है। ए सांसारिक होता है, बी पारलौकिक होता है, या सी भौतिकी होता है, या वैचारिक होता है। आपको यहाँ पर सही आंसर बताना है। आध्यात्मिक का विलोम शब्द क्या होता है। बहुत सरल सरल हैं क्वेश्चन। विलोम शब्द तो बहुत ही ज़्यादा सरल होते हैं, बहुत ही कम विलोम शब्द ऐसे होते हैं जिसमें अटकना होता है, सरल होते हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो पढ़ने वालों के लिए सब चीज़ सरल है, बिना पढ़ने ना पढ़ने वालों के लिए कुछ भी सरल नहीं है। हाँ, सब पढ़ने वालों के लिए सरल है। ऑप्शन बताइए, आंसर दीजिए आंसर। आध्यात्मिक का विलोम शब्द कौन सा सही है, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ए, सांसारिक। आध्यात्मिक का विलोम शब्द सांसारिक सही है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 143, आरोहण। आरोहण का विलोम शब्द क्या है। आरोहण का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन है आपके तोरण, आहरण, अवरोहण या आरोही। आरोहण का विलोम शब्द क्या है। तोरण है, आहरण है, अवरोहण है, आरोही है। फटाफट से आंसर दीजिए, कौन सा आंसर सही हो सकता है इसमें विलोम शब्द में। आरोहण का विलोम कौन सा है। हाँ, चलिए आंसर देख लेते हैं। सी आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाता है सी, अवरोहण। आरोहण का विलोम शब्द अवरोहण है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 144, आकर्षक का विलोम शब्द बताइए। आकर्षक का विलोम शब्द बताइए। प्रेम। हाँ नहीं नहीं, प्रेम नहीं होगा। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, ए प्रेम, बी घृणा, सी विकर्षण या डी संकर्षण। आकर्षण का विलोम शब्द बताइए। आकर्षण का विलोम शब्द पूछ रहे हैं। ऑप्शन चलिए देख लेते हैं फटाफट। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है विकर्षण। विकर्षण आकर्षण का विलोम शब्द है विकर्षण। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 145, अकीर्ण का विलोम शब्द बताइए। अकीर्ण का विलोम शब्द बताइए। ऑप्शन है आपके, ए संकीर्ण, बी विकीर्ण, सी प्रकीर्ण या डी विस्तृत। हाँ, अकीर्ण का विलोम शब्द बताइए, क्या हो सकता है। संकीर्ण होगा, विकीर्ण होगा, प्रकीर्ण होगा या विस्तृत होगा। क्या हो सकता है अकीर्ण का विलोम शब्द। देखते हैं आंसर यहाँ पर। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है विकीर्ण। अकीर्ण का विलोम शब्द विकीर्ण है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 146, आगमन किसका विपरीत अर्थक है। आगमन किसका विपरीत अर्थक शब्द है। ऑप्शन यहाँ पर आपके दिए हुए हैं, ए निगमन निर्गमन, बी वियोजन, सी निर्गत, डी निष्कासन। निर्गमन, वियोजन, निर्गत या निष्कासन। आगमन किसका विपरीत अर्थक शब्द है। आगमन माने आना। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं, सही सही जा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए 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 देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। देखिए ठीक है, राइट है ना, ए सही है, बिल्कुल सही है। निर्गमन, आगमन और निर्गमन। आगमन माने आना, निर्गमन माने जाना। हाँ ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 147, आरोही का विलोम शब्द क्या है। आरोही का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन है आपके, ए अवरोही, बी क्रमागत, सी विगत या डी लगातार। आरोही का विलोम शब्द क्या है। चढ़ना उतरना, हाँ वही यही चीज़ है, आरोही अवरोही। सही आंसर है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आंसर। ठीक है, ए सही है, ये सभी को आता है ना। आरोही का विलोम शब्द है अवरोही। हाँ, सरल भी आ जाता है, कठिन भी आ जाता है, कभी कभी बहुत कठिन आ जाता है, इसमें सोच में पड़ जाते हैं कौन सा आंसर सही होगा। नहीं, पढ़ते रहिए, लगातार बने रहिए आप लोग हमारे साथ। अगर आपको किसी और कोई और चीज़ आपको लगता है कि जो है हम आपको बताएं, आपको समझाएं या बताएं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस चीज़ की वीडियो आपको उपलब्ध करवा देंगे।
बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। हाँ, ये हमारी 250 क्वेश्चन की सीरीज़ है, 250 क्वेश्चन की सीरीज़ है। इसकी हमने आपको पिछली वीडियो दे रखी है, पिछली वीडियो में हमने बाकी क्वेश्चन दे रखे हैं, लाइन से दिए हुए हैं। 100, हाँ, आज 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 150 क्वेश्चन कंप्लीट करके हम आप अगली वीडियो देंगे आपको 151वें क्वेश्चन से। 250 क्वेश्चन की सीरीज़ है हिंदी व्याकरण की। ठीक है, आपने नहीं देखी है तो पीछे जाकर देख लीजिएगा और हमारे साथ बने रहिए। आगे जो वीडियो पड़ेगी आपको आगे क्वेश्चन उसमें दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं आपको, हाँ, क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलिए, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 148, आशक्त किसका विलोम शब्द है? आशक्त किसका विलोम शब्द है? ए आश्रित का, बी घृणा का, सी निंदा का, या डी विरक्त का? आशक्त किसका विलोम शब्द है? मैं ये चाहती हूँ कि सब क्लियर करें, सब लोग अपना अपना एग्ज़ाम क्लियर करें। हाँ, जितना ज्ञान बटोर सकते हैं आप बटोर लीजिए। हाँ, सब चीज़ मिलेगी, सब चीज़ अवेलेबल मिलेगी आप लोगों को। जितना ज्ञान बटोर सकते हैं बटोरिए, सब चीज़ मिलेगी। और कोई चीज़ अगर आपको लगता है कि नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिए, मैं वीडियो जरूर बनाऊँगी। मैं बता रही, बार बार बोल रही हूँ, बनाऊँगी, बताऊँगी आपको। हाँ, कमेंट सेक्शन, कमेंट करके बताइए आप लोग, ये चीज़ हमें चाहिए। ठीक, चलिए, आश्रित का विलोम शब्द बताइए कौन सा है? आश्रित है, घृणा है, निंदा है, विरक्त है? ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, विरक्त। आश्रित का विलोम शब्द है विरक्त। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 149, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। यहाँ पे देखिए विलोम शब्द खत्म हो गए, वाक्यांश के लिए एक शब्द इकट्ठे शुरू हो गए, वाक्यांश के लिए एक शब्द। हाँ, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। हाँ, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसके लिए क्या बताया था? एक शब्द बताना है, एक शब्द। शक्तिशाली है, प्रतिभाशाली है, अद्वितीय है, या पराक्रमी है, एक बताना था। हाँ, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका शुरू सही हो जाता है सी। ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन सी, अद्वितीय। दूसरा कोई नहीं है, अ माने नहीं है, अद्वितीय माने दूसरा। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसका एक शब्द आएगा, अद्वितीय। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यह है आपका इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, 150वां क्वेश्चन। ठीक है, और आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कैसी लगी आपको ये वीडियो। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। 150वां, आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कहलाता है। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग क्या कहलाता है? एक शब्द में बताना है। ऑप्शन है आपके अपरिग्रह, अपरिग्रहण, बी अपरिग्रह, सी इंद्रिय निग्रह, या डी परिग्रह। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। अपरिग्रह, अपरिग्रहण, इंद्रिय निग्रह, परिग्रह। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो सकता है? ए, बी, या सी, या डी? आंसर दीजिए। देखिए, यह वीडियो यहाँ पर हमारी आपकी ख़त्म हो जाती है। यहाँ 150 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन 151वें क्वेश्चन से आपको 51 क्वेश्चन से उपलब्ध कराई जाएगी। और 250 क्वेश्चन की सीरीज़ है, जैसा कि आपको हमेशा की तरह हर वीडियो में भी मैंने बताया। 250 क्वेश्चन की सीरीज़ आपको हिंदी व्याकरण से जुड़े हुए प्रश्नों की दी जाएगी, और इसके बाद आपको अन्य जानकारियाँ इसमें से जुड़ी हुई दी जाएंगी। कोई भी चीज़ आपकी छूटी नहीं रह जाएगी, आपकी संपूर्ण तैयारी हमारी जिम्मेदारी। अर्श इंस्टीट्यूट की, हाँ जी, अर्श इंस्टीट्यूट के साथ बने रहिए, हमारे साथ चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। 150वें क्वेश्चन का आंसर है बी, अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग अपरिग्रह कहलाता है। ठीक है, हाँ, ठीक है। कैसी लगी? तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? आज हमारे 150 क्वेश्चन पूरे हुए, और कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमारे साथ बने रहिए, और लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इजाज़त दीजिए, चलते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।